रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स वाइफ एपिसोड 3। पूर्वी और निया कब से कब का वेट कर रही थी, अभी तक कैब नहीं आई। दोनों कुछ सोचकर आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी उनके पास एक जैगुआ आकर रुकी। दोनों उसे गाड़ी को देखने लगी। ऐसी महंगी कार बेंगलुरु शहर की प्रेशियस फैमिली सिसोदिया, वीरानी और यदुवंशी फैमिली के पास ही हो सकती है। दोनों कार को देख ही रही थी, तभी कबीर आगे की पैसेंजर सीट से नीचे उतरा और चमकती हुई आंखों से निया और पूर्वी को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी लेडी बॉस कौन सी हो सकती है। उसने अपने खतरनाक डेविल बॉस को काफी देर से दोनों लड़कियों को घूरते हुए देखा था, तभी से उसे शक हो गया था कि अब नीना का पत्ता कट हो चुका है। अब लेडी बॉस इन मासूम लड़कियों में से कोई एक है जो डेविल के सितम सहेगी। कबीर अपूर्व को बचपन से ही जानता था, जब उसके मॉम डैड और अपूर्व के दादाजी की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। 15 साल की एज से अंडरवर्ल्ड का काम अपूर्व और कबीर संभालते थे। अखिल और अनिकेत दोनों की छोटी मोटी डील्स में हेल्प करते थे। अपूर्व अंडरवर्ल्ड का डेविल किंग था, तो वही कबीर डेथ वैम्पायर। कोई भी अपूर्व को धोखा देता था। कबीर डेथ वैम्पायर की तरह टॉर्चर करके बूंद बूंद खून की निकालने के बाद मौत की नींद सुलाता था। कबीर को दोनों को ऐसे घुरते से देख निया ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, ओए छिछोरे, ऐसे क्या घुर रहा है। निया का रिएक्शन देखकर कबीर हड़बड़ा कर नजरें चुराते कहा, मैम आपको गलत इरादे से नहीं घुर रहा, जो यहाँ खड़ी मत रहिए, आइए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। निया गुस्से में कबीर की तरफ पंच बनाकर बढ़ते हुए बोली, ओए कनखजूरे, पहले तो छोड़ो की तरह हमें घूर रहा था और अब घर छोड़ने की कर रहे हो। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पूर्वी को भी अब कभी से डर लगने लगा था, इसीलिए उसने निया को पकड़ते हुए कहा, यार क्यों पंगा ले रही है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। निया ने घुरकर पूर्वी को देखा और आगे बढ़ने लगी, क्योंकि पूर्वी ने ही थोड़ी देर पहले कहा था कैब का वेट करते हैं, और अब वो बोल रही है उसने यहां से जाने को कहा था। कार में बैठा अपूर्व पूर्वी को बंद कांच से देख रहा था, जो बड़ी मासूमियत और डर से निया को शांत करने की कोशिश कर रही थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसके काले घने लंबे बाल उड़कर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे। घबराहट की वजह से पूर्वी अपनी पलकें झपका रही थी। यह नजारा काफी था अपूर्व को बेकाबू करने के लिए। कबीर की डर के मारे हालत खराब थी। कैसे पता था डेविल अंदर से सब कुछ देख रहा है। अगर लेडी बॉस की फ्रेंड की तरह गलत समझ लिया तो मेरी हालत खराब कर देगा। वही निया अभी भी गुस्से से कबीर को घूरते हुए वहां से जाने वाली थी। अभी पीछे का कांच खुला और सबकी नजर उधर गई। जब पूर्वी ने देखा तो मुंह बना लिया और बिना डरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वो अपने में बड़बड़ाते हुए बोली, सन की बॉस का ड्राइवर महासन की। अपूर्व गौर से पूर्वी को ही देख रहा था। उसे लिपसिंग आई थी। अपूर्व समझ गया था कि पूर्वी ने अभी क्या बोला, इसीलिए अपूर्व के होठों पर कातिल मुस्कान तैर गई। अपूर्व की सर्द आवाज उन तीनों के कानों में पड़ी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आशिकी चढ़ी है क्या, तुम बोलो तो निकाल दो। कबीर ने सर झुका लिया और कबीर और पूर्वी एक साथ मन में बोले, आशिकी तो मुझे इन्हें नहीं चढ़ी, बल्कि आपको चढ़ी है, अपनी ही उतार लो। अपूर्व का ध्यान पूर्वी की तरफ था, इसीलिए उसे नहीं पता था कबीर उसके बारे में क्या सोच रहा है। अगर वो एक नज़र भी उसे देख लेता तो शायद कबीर को अपनी आंखों से ही जलाकर मार देता। कबीर डर से कांपते हुए सर झुकाकर बोला, सॉरी बॉस, मैंने तुम्हें यहाँ इन दोनों को स्कैन करने के लिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने के लिए भेजा था क्या। कबीर चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वही छिछोरों की तरह दोनों को स्कैन रहा था। कबीर जानता था कि उसकी जगह कोई और ऐसी हरकत करता तो शायद अपूर्व उसे यहीं पर जिंदा जला देता। अपूर्व को पता है कबीर उन दोनों को गलत नजर से नहीं देख रहा। अपूर्व ने पूर्वी की तरफ देखा, जो अभी भी दूसरी ओर मुंह कर खड़ी थी। अचानक पूर्वी के कानों में आवाज आए, पूर्वी। पूर्वी के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसका नाम इतनी अलग तरीके से लिया कि वो बयान नहीं कर सकती थी कि क्या फील हो रहा है। उसने कसकर आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपूर्व को इग्नोर कर वहां से जाने लगी। उसे यूं जाता देख अपूर्व के चेहरे पर कातिल मुस्कान फिर से आ गई और वो शिद्दत से उसे पीछे से घूरने लगा। पूर्वी खुद को कंट्रोल करके अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी, उसके कानों में फिर से वही बेहद अट्रैक्टिव आवाज आए, मिस पूर्वी तुम्हारी फोटोज। पूर्वी ने कसकर अपनी जैकेट का कोना पकड़ लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। निया हैरानी से उसे देखा और सोचा, ये कौन सी फोटोज की बात डेविल बॉस कर रहे हैं। जो अभी मेरी मासूम पूर्वी अभी निडर होकर यहां से जा रही थी, वो अचानक क्यों डर गई।
अपूर्व तो उसे अपनी जुनून भरी आंखों से देख रहा था, बस चलता तो वो अभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी हेल्थ क्रिस्टल ले जाता और पूरी दुनिया से छुपाकर अपनी प्यार भरी बाहों में कैद कर लेता। नेहा पूर्वी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पूर्व प्रोफेसर किस फोटो की बात कर रहे हैं, तुम्हारी फोटोज उनके पास कैसे गई? पूर्वी सर नीचे झुकाकर बोली, न्यू कैब कब तक आएगी, मुझे अभी घर जाना है। अपूर्व, कैब नहीं आएगी और फोटोज नहीं चाहिए तो थैंक यू मुझे परमिशन देने के लिए। नेहा हैरानी से अपूर्व की तरफ देखने लगी और वो मन में बोली, यह डेविल की परमिशन की बात कर रहा है और कौन सी फोटोज इसके पास पूर्वी की है, क्या वो गलत फोटोज है जो शायद डेविल ने छुपकर मेरी पूर्वी की ली है ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। नेहा अपूर्व से कुछ बोलने वाली थी, तभी कबीर बोला, वो कल रात को लड़कियां गायब हो गई तो कैब एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नेहा, ओह, तभी मैं सोचूं अभी तक क्यों नहीं आई। आपके सोचने से और किसी और के सोचने से क्या होगा, बॉस ने अभी तक सबका काम तमाम कर दिया है, कबीर मन में बोला। कबीर पूर्वी को देखकर बोला, आप दोनों हमारे साथ चलिए, यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं है। कुछ दिनों से बेंगलुरु शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। नेहा को उसकी बात ठीक लगी तो उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बैक सीट पर बैठाकर बोली, पूर्वी, यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। वैसे भी कैब नहीं आएगी और किसी ऑटो वाले पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो है हम प्रोफेसर के साथ चले जाएंगे जो हमारे लिए अनजान नहीं है। किसी अनजान ऑटो वाले के साथ जाने से अच्छा है प्रोफेसर के साथ सैफ अली घर चले जाएं। पूर्वी गुस्से से बोली, पागल है क्या तुम, किसी के साथ भी जाओगी क्या? नेहा पूर्वी के कान में छुपाकर बोली, अबे बेवकूफों की नानी, यह हमारे कॉलेज का ट्रस्टी, बेंगलुरु सिटी का नहीं एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे खास बात, बेंगलुरु शहर की नंबर 1 रॉयल फैमिली सिसोदिया फैमिली का फैमिली हेड और प्रिंस है, जिसके लिए पूरे बेंगलुरु सिटी की लड़कियां मरती है। तुम्हें लगता है हमें किडनैप करेगा? हमें किडनैप करके हमसे क्या लेगा? तुम्हारे पास जो है उसे कहीं गुना ज्यादा इसके पास है। पूर्वी ने बच्चों की तरह मुंह बिगड़ा और अपने मन में कहा, ये बाकी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे मंदिर का घंटा समझ बार बार चिढ़ाते रहते हैं। जैसे मुझे मंदिर का घंटा बार बार बजने में मजा आता है, उस तरह इनको भी मुझे बार बार छेड़ने में पता नहीं कौन सा मजा आता है। नेहा कबीर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। इधर पूर्वी दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर अपूर्व के होठों पर स्माइल आ गई। कर में एकदम खामोशी थी। अपूर्व तिरछी नजरों से पूर्वी की हरकतें नोटिस कर रहा था, जो खिड़की से बाहर देखते हुए अपूर्व से बचने की कोशिश कर रही थी। नेहा फोन में नकुल से बात करने में बिजी थी। तभी अपूर्व ने अपना फोन निकाल और वो पिक्चर स्क्रॉल करते हुए बोला, ओह वाह, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन दोनों की साथ में ज्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर आई है। पूर्वी ने तिरछी नजरों से अपूर्व के फोन में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि सच में उसकी पिक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल आई है। अपूर्व पूर्वी को अपने फोन में झांकते देख धीमी आवाज में बोला, तुम्हें भी चाहिए क्या? पूर्वी ने कहा, नहीं अपूर्व। क्यों पूर्वी? ऐसे ही। अपूर्व, ऐसे ही क्यों पूर्वी? अपूर्व, तो फिर मैं रख लूं इन्हें अपने पास। पूर्वी, आपकी जो मर्जी आए करो। अपूर्व, क्यों तुम अपनी मर्जी नहीं करती क्या? पूर्वी, नहीं, मैं अजनबियों के सामने अपनी मर्जी से नहीं करती, सिर्फ अपनों के साथ ही अपनी मर्जी से काम करती हूँ। ये सुनकर अपूर्व को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में किसी ने जलता हुआ खंजर में घुसा दिया हो। उसे अपने सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। फिर भी उसने खुद को शांत कर बिना किसी भाव के कहा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? पूर्वी, नहीं अपूर्व। फिर मुझसे डर लगता है? पूर्वी, नहीं, डर नहीं लगता, बस आपके करीब आने से एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर अपूर्व को दिल ही दिल में खुशी महसूस हुई कि उसकी प्यारी सी मासूम जान उसे डरती नहीं, ना नफरत करती, बस अजनबी के लिए होने वाली बेचैनी फील होती है, भले ही उसका पुनर्जन्म है। लेकिन पूर्वी को तो अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं और अपूर्व जानता था वो पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन फिर भी वो दोनों 5-6 बार के अलावा करीब आना तो दूर की बात, एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अपूर्व का पुनर्जन्म हुआ था। उसे भी पूर्वी के साथ के एहसास याद नहीं, तो पूर्वी को कहां से उसके एहसास याद होंगे? वो तो उसके लिए अजनबी ही है ना। ये सोचकर अपूर्ण मन ही मन कहा, वाइफ ही, मैं जल्द ही तुम्हारी इस बेचैनी को दूर करके इसकी जगह ढेर सारा शिद्दत वाला प्यार भर दूंगा। बेचैनी को इश्क में बादल, दिल को हल्का कर दूंगा, दर्द को मुस्कान में छुपा, ख्वाबों में बिखर दूंगा। रात की तन्हाई को सहेज कर चांदनी से सवार दूंगा, तेरे इश्क में हर दर्द को ख्याल हाथ में बदल दूंगा, जीवन को मोहब्बत से सजा दूंगा। अपूर्व अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एक मासूम सी और मीठी सी आवाज आए, अपन पिक्चर्स का क्या करोगे, प्लीज डिलीट कर दो प्रोफेसर।
अपूर्व की निगाहें पूर्वी पर ठहर गई। इसके लिए तो वो पूरी दुनिया जहां की खुशियां हारकर वो पूरी दुनिया जहां का दर्द भी ले सकता था, यह ऐसी ही मासूम बला उसके लिए जालिम थी। तभी कपिल ने जोरदार ब्रेक मारा। पूर्वी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए वो सिट से टकराने वाली थी, लेकिन अपूर्व ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पूर्वी का दिल धक धक करने लगा। वहीं अपूर्व को भी एक अलग से सुकून मिला। अपूर्व के लिए एहसास बिल्कुल नया नहीं था। अपूर्व को ऐसा लग रहा उसने इस एहसास को पहले भी महसूस किया है, लेकिन अपूर्व को याद नहीं आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में एहसासों में गुम थे। तो वही निया कबीर पर चिल्ला रही थी। कबीर तो अपने डेविल बॉस की वजह से पहले से डरा हुआ था और यह छोटी माफिया उसके सर पर चढ़कर उसके बाल नोचने को तैयार थी। ये चारों ही इस बात से अनजान थे, कोई उन चारों को खाली आंखों से घूर रहा है। खासकर पूर्वी और अपूर्व को। दरअसल पूर्वी को थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, तो उसने कबीर को कांच की खिड़की खोलने को बोल दिया था। इसीलिए खिड़की खुली होने की वजह से पिछली सीट पर एक दूसरे के बाहों में घूम अपूर्व और पूर्वी को कोई भी देख सकता था। क्या पूर्वी के सामने अपूर्व का जुनून और पागलपन आएगा? तब क्या होगा? नीना को अपूर्व और पूर्वी के बारे में पता चलेगा। वह चंडलिनी कौन सा तूफान लेकर आएगी? और कौन है जो अपूर्व और पूर्वी को इस तरह घूर रहा था? क्या अपूर्व और परसी के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? पूर्वी के घर के बाहर गार्डन में झूले पर पूनम बैठी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन वहां पूनम के अलावा एक और इंसान था, जो पूनम के पीछे कुछ दूर मौजूद पेड़ के पास काले कपड़े और मास्क में भूरी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका ध्यान पहले पूनम पर था। वो कब से वहां उसे घूर रहा था, लेकिन जैसे ही पूनम की नजर उसने उसे कार पर देखी तो वो भी ध्यान से कार में देखने लगा। वहां अपूर्व को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। अचानक कबीर ड्राइविंग सीट से उतरा और उसने निया का दरवाजा खोल दिया। निया अभी भी उसे सुनने में ही बिजी थी। दरवाजा खुला देखकर कबीर को एक साइड धक्का देकर कार से उतर गई। कबीर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने जाकर बस पूर्वी की साइड का दरवाजा खोला तो पूर्वी अपने आप को छुड़ाने लगी, तो अपूर्व ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला, ओ जालिम, तुम शिद्दत से दूर जाना चाहती हो, हम शिद्दत से करीब, दिल को बहुत रुलाना चाहते हैं। तेरी यह ठंडी बातें दिल को छू जाती है। हम तो तेरे इश्क में हर पल को बहुत महसूस करते हैं। बड़ी जल्दी है दूर जाने की। बेखबर जालिम को एहसास नहीं है जिंदगी भर रहना हमारी बाहों में कैद है। जिंदगी भर का साथ है, हम तेरे साथ हैं। इन बाहों में रहकर दुनिया से हम खाक नहीं है। ऐसी शिद्दत भरी मोहब्बत का आलम है हमारा जुनून। पूर्वी अभी भी अपने दीवाने के मोहब्बत और जुनून के इजहार को गहराई से नहीं समझ पाई और अभी भी अपूर्व से दूर जाना चाहती थी। अपूर्व ने धीरे से अपना सर झुकाकर उसके कंधे पर हल्के से अपने होठों से छू लिया। बेचैनी और घबराहट के मारे पूर्वी के मुंह से आवाज निकल गई, पूर्वी, आह। इसके साथ अपूर्व ने पूर्वी को छोड़ दिया, लेकिन वह अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। निया और कबीर ने भले ही कुछ नहीं देखा था, लेकिन पूनम और उस आदमी की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा था। पूनम की आंखें सिकुड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव और होठों पर मिस्टीरियस स्माइल थी। पूनम ने अचानक ठंडी हवा आवाज में खुद से ही कहा, लगता है अब वक्त आ गया है। वही वो आदमी तुरंत वहां से गायब हो गया। निया कार के दरवाजे के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? प्रोफेसर के साथ उनके घर जाना चाहती हो क्या, जो कब से बाहर ही नहीं निकल रही हो? ये सुन हड़बड़ाकर जल्दी से कार से बाहर निकली और बोली, कुछ नहीं। अपूर्व निया की बात सुनकर मन में बोला, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी मेरी जाना अपने हेल कैस्टल में होगी, उसकी वजह तुम बनोगी। निया, तो फिर कार से उतरने पर नखरे क्यों कर रही हो और चिल्लाई क्यों? पूर्वी कहा, ना कुछ नहीं है। निया का हाथ पकड़ा और भागते हुए अपने घर की ओर चली गई। अपूर्व अपनी कातिल निगाहों से उसे पीछे से भागते हुए देख रहा था। अपूर्व, जाना, अभी जितना दूर जाना चाहती हो कोशिश कर लो, लेकिन आना तो तुम्हें अपने पागल आशिक दीवाने की बाहों में ही। कबीर भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी को घुमाया। आज उन्हें सिसोदिया पैलेस जाना था। पीछे की सीट पर बैठे अपूर्व की नजर गार्डन में बैठी पूनम की नजरों से जा मिली। अपूर्व ने ठंडी आवाज में कार रोकने को कहा। अपूर्व और पूनम एक दूसरे की आंखों में बड़े जुनून से घुर रहे थे। से वह आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हो। कुछ देर बाद अपूर्व के होठों पर भी मिस्टीरियस स्माइल आ गई। तभी अपूर्व को एहसास हुआ कोई उसे घूर रहा है। वो इस एहसास को अच्छे से पहचानता था। यह उसकी मासूम जाना के अलावा कौन हो सकता है? उसने पूर्वी के रूम की खिड़की की और जुनून से देखा तो पूर्वी छुपकर उसे देख रही थी, क्योंकि लंबे बाल खिड़की के पास उड़ते हुए दिख रहे थे।
ये देखकर अपूर्व की आंखों में जुनून दीवानगी बढ़ गई और वह गहराई से खिड़की की ओर देखने लगा। पूनम ने भी उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे भी समझ में आया। पूर्वी खिड़की से छुपकर अपूर्व को देखने की कोशिश कर रही है। वो कर से उतरा और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसने कबीर को अपनी गाड़ी आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। तभी पूर्वी ने एक बार फिर झांक कर देखा तो वहां पर गाड़ी को न देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। वो बालकनी में आई और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, जैसे वो अपूर्व को अभी देखना चाहती है। पूर्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब अपूर्व उसके करीब होता तो वो उससे दूर जाना चाहती, अगर वो दूर होता तो वो उसके करीब जाना चाहती थी। पूर्वी ने अपने मुंह बनाकर गुस्से से खुद से ही कहा, मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। उस सनकी प्रोफेसर के करीब आने पर भी मुझे बेचैनी फील होती है, उसके दूर जाने से भी बेचैनी फील होती है। मैं क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले। पूर्वी गुस्से में अपने बालों को बिगड़ने और खींचने लगी। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। तभी पूर्वी को लगा कि जैसे कोई उसे बड़ी ही शिद्दत से घूर रहा है। पूर्वी ने चारों तरफ बेचैनी से देखना शुरू किया। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे ब्लू पेंट और व्हाइट शर्ट में खड़े एक हैंडसम आदमी पर नजर गई, जो अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले पेड़ से अपना कंधा टिककर खड़ा उसे पागलों जैसी हरकतें करते हुए देख रहा था। पूर्वी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हुई, चेहरा लाल हो गया। पूर्वी अपूर्व को घूरते हुए अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। अपूर्व ने उसको उंगली के इशारे से आगे आने को कहा। पूर्वी चुपचाप किसी रोबोट की तरह आगे आने लगी। अपूर्व ने वहीं रुकने को कहा तो वो रुक गई। अपूर्व पूर्वी को जुनून से देखने लगा। वही पूर्वी की हालत खराब थी। क्या खूबसूरती थी। लंबे काले खुले बाल बिखरे हुए थे जो हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। लंबी पलकें झुकाए तिरछी नजरों से अपूर्व को देख रही थी। गोरा पतला बदन जो हल्के हल्के कांप रहा था। मासूम चेहरा जिस पर ढेर सारी बेचैनी झलक रही थी। कुल मिलाकर पूर्वी किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। अपूर्व उसे जुनून से देखे जा रहा था। उसका अब पूर्वी को देखने से मन नहीं भरा था। उसका मन कर रहा था वो पूरी दुनिया को रोक दे और सिर्फ अपूर्व और पूर्वी एक दूसरे को बाहों में भरे हैं, सदियों तक ऐसे ही खड़े रहे। अपूर्व पूर्वी को देखकर बोला, ओ जालिम महबूब इरादे तो दुनिया रोक कर सदियों तक तुम्हारी धड़कनों के संगीत को सुनते हुए तुम्हारे प्रेम में भीगने के हैं। इतना बोलकर अपूर्व पूर्वी को घूर रहा था। पूनम जी अभी भी उन दोनों को ही देख रही थी। अचानक उन्हें पूर्वी की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई तो वो घर के अंदर आई और पूर्वी को आवाज लगाई। पूर्वी तुरंत खिड़की से भाग गई। अपूर्व के सामने भी कबीर कार लेकर आ गया। अपूर्व उसे कार में बैठा और वहां से चला गया। इधर पूर्वी दौड़कर नीचे लिविंग रूम में आए तो उसने देखा उसकी मां सोफे पर बैठी उसे ही घूर रही है। वही थोड़ी दूर निया डाइनिंग टेबल पर बैठी प्लेट भरकर खाना ठुस रही है। उसको ऐसे देखकर पूर्वी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि निया के कारण पूर्वी को अपूर्व की कार में आना पड़ा। और अब महारानी खाना तो ऐसे खा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसकी मां की जानलेवा नजरों का और मम्मा सवालों का सामना बेचारी मासूम पूर्वी को करना था। निया को अपने ऊपर पूर्वी की नजरें फिल हो रही थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वो बस जल्दी जल्दी अपना खाना खाने में लगी हुई थी। दरअसल जब भी निया को डर लगता है या फिर उसे कोई भी बेमतलब के सवाल करता तो उसे बहुत तेज भूख लगती। वह ऐसे सवालों से बचने के लिए अपना खाना खाती रहती थी। पूनम ने पूर्वी को घूरते हुए कहा, तुम दोनों किसके साथ कॉलेज से आए हो? वो आदमी कौन था और वो तुम्हें कल रात को भी छोड़ने आया था? क्या तुम्हारे प्रोफेसर इतने फ्री घूमते हैं कि वो स्टूडेंट को हर टाइम घर छोड़ते हैं, या तुम दोनों उनके लिए कुछ स्पेशल हो? रात का जिक्र सुनकर निया जो आराम से खाना खा रही थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निया ने अपने मन में कहा, लगता है मेरी मासूम से बच्ची बड़ी हो गई है, इसीलिए वो मुझसे बातें छुपाने लगी। पहले वो फोटोज पता नहीं कब की कौन सी फोटोज थी, और कल रात भी प्रोफेसर पूर्वी को घर छोड़ने आए थे, लेकिन पूर्वी और प्रोफेसर कहाँ पर मिले? ऐसे ही कई सवाल निया के दिमाग में घूम रहे थे। अब वो खाना छोड़कर शक भरी नजरों से पूर्वी को घूर रही थी। सिसोदिया पैलेस, शाम के 5 बजे सब लिविंग रूम में बैठे बात कर रहे थे। सुबह के बड़े पापा नैतिक सिसोदिया बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और रीता, विराट, विशाखा, जीविका और उसके मंगेतर नक्श की एंगेजमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। जीविका और नक्श एक दूसरे के साथ में नैनो की प्यार की लड़ाई में गुम हुए थे। जीविका का चेहरा शर्म से लाल था। नक्श आंखों से जीविका के साथ प्यार भरी छेड़खानी कर रहा था। काया और निधि अभी भी कॉलेज से नहीं लौटी थी। उसने सोफे पर बैठी जीविका की कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी एक सर्वेंट दौड़ते हुए आया और बोला, मैड वो अपूर्व बॉस आए हैं। विशाखा और रीता की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विराट का चेहरा गंभीर हो गया। जीविका डर के मारे झट से सोफे पर से खड़ी हो गई। नक्श ने एक पल के लिए जीविका को घूरा।
नक्श और विराट मन में बोले, आ गया मेरी बीवी और मंगेतर की अटेंशन पाने के लिए डेविल कहीं का। सिसोदिया फैमिली में भले ही सब अपूर्व से डरते थे, जीविका, रीत और विशाखा सबसे ज्यादा प्यार अपूर्व से ही करती थी। जैसे ही अपूर्व उनके आसपास होता था तो उनका पूरा ध्यान अपूर्व पर होता था। जब तीनों से गलती होती थी तभी उन्हें अपूर्व से डर लगता था, बाकी टाइम पूरे अपूर्व के आगे पीछे घूमती रहती थी। अपूर्व के आसपास होने पर वह अपने हस्बैंड और मंगेतर को भी भूल जाती थी। बेचारी विराट, नैतिक और नक्श को अपूर्व पर बहुत तेज गुस्सा आता था। नक्श और अपूर्व का तो वैसे ही बचपन से 36 का आंकड़ा था। निधि, कायरा छोटे बच्चों की तरह अपूर्व से डरती थी क्योंकि वो दोनों ही शैतान थी। वो पूरे दिन 10 गलती तो कम से काम करती ही थी और उन्हें पता था कि अपूर्व उन्हें जरूर पनिशमेंट देगा, इसीलिए वो अपूर्व से डरती थी। अपूर्व गुस्से से बंगलों के अंदर घुस आया। उसकी आंखें लाल, हाथों की नसें टाइट, उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध रखी थी। वो आगे बढ़ जा रहा था तभी सामने विशाखा, रीता और जीविका आ गई, जो उसे देखकर खुशी से बोली, अपूर्व भाई। वहीं रुक गया और उन तीनों को घूरने लगा। आंखों में पहली बार इमोशन नजर आ रहे थे, लेकिन वो तीनों उसके इमोशन देख पाती उसे पहले ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। अपूर्व को याद आया पिछले जन्म में वह इन तीनों को कैसे ठुकराकर उसके धोखेबाज लड़की के लिए चला गया था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ये 3 औरतें ही उसे प्यार करती थी, बाकी सब लोग उसे सिर्फ डरते थे। प्यार का तो उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अपूर्व का मन कर रहा था कि वो इन तीनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोकर इन्हें बता दे कि उसने कितनी बड़ी गलती की, जो अपनी तीनों माँ को छोड़कर चला गया। वो इन तीनों से अपने दिल और जान से ज्यादा प्यार करता है। माँ की गोद में सिर रखकर सोना चाहता था, बालों में तेल लगवाकर मालिश करवाना चाहता था, जैसे जीविका का बचपन में करती थी। उसकी माँ उसे गोद में सिर रखकर थपकी देखकर सुलाती थी। वही बड़ी माँ हमेशा सबसे पहले खाना उसे खिलाती थी, बाकी सबको खाना देती थी। जीविका अपूर्व से 10 दिन छोटी थी, तो बचपन में कभी जीविका बड़ी बहन बन जाती, कभी अपूर्व बड़ा भाई बन जाता है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। क्या पूर्वी को अपने प्यार का एहसास होगा? वो आदमी कौन था जो पूनम और पूर्वी पर नजर रख रहा था? क्या वो अपूर्व का कोई दुश्मन था या फिर पूनम और पूर्वी के अतीत से जुड़ा हुआ था? अपूर्व और पूनम एक दूसरे से आंखों में क्या बात कर रहे थे? क्या पूनम के दिमाग में कुछ चल रहा था? अपूर्व सिसोदिया में पैलेस में गुस्से में क्यों आया? इसमें अपूर्व अपनी माँ के पास अपने सारे जज्बात रख देगा। क्या वो पुनर्जन्म के बाद तो वह अपना एटीट्यूड भूलकर अपनी माँ की गोद में एक बच्चे की तरह सोएगा? अपूर्व 25 ईयर, नक्श मल्होत्रा 26 ईयर, पूर्वी 19 ईयर, सेया -21 ईयर, नेया और नकुल 19, विलन पार्टी जीविका -25 ईयर, नीरज विरानी 26 ईयर, कायरा और निधि 19, नीना यदुवंशी 24 ईयर, अखिल -23 ईयर, अनिकेत 22 ईयर। अब तक आपने पढ़ा, अपूर्व पूर्वी और निया को छोड़ने जाता है, जहां पर छेड़खानी अतीत की कुछ यादें अपनी जगह बना लेती हैं, लेकिन अपूर्व भी जुनून और शिद्दत भरी मोहब्बत को छुपाकर पूर्वी के दिल में अपने लिए इमोशन जागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पूर्वी के बेचैनी के बारे में पता चलता है तो वो और खतरनाक इरादों के साथ पूर्वी के दिल में गहराइयों तक अपने शिद्दत भरा प्यार को भर देना चाहता था। पूनम पर कोई आदमी नजर रखे हुए था। अभी अपूर्व और पूर्वी को एक दूसरे की बाहों में थे। पूनम के आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली हो। पूर्वी जैसे तैसे खुद छुड़ाकर घर के अंदर गई तो अपूर्व और पूनम की नजरें मिली। दोनों ने एक दूसरे से पता नहीं क्या बातें की। इधर पूर्वी अपूर्व से दूर जाने पर भी बेचैनी महसूस होती है, इसीलिए वो उसे खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती है तो अपूर्व उसको पकड़ लेता है। कुछ देर पूर्वी की मासूम खूबसूरती को निहारने के बाद वहां से चला जाता है। जब वो अपने सिसोदिया पैलेस आता है तो वो गुस्से में था। अब आगे जीविका और उसकी दोनों माँ उसके सामने आती है तो अचानक अपूर्व की दिल में एक दर्द की लहर उठती है। उसने पुनर्जन्म में कैसे अपनी इतनी प्यारी फैमिली को उस धोखेबाज लड़की के लिए ठुकरा दिया था। ये याद कर अपूर्व को अपनी माँ और बड़ी माँ का प्यार महसूस करने का दिल करता है। उसका मन करता है वो अपनी दोनों माँ के गले से लग फूट कर रोकर बताएं कि उसके साथ क्या हुआ है। वो किसी दर्द में जी रहा है, लेकिन वो ठहरा डेविल अपूर्व सिसोदिया। वो आसानी से अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखाने वाला था। वो पूर्वी को अपने इमोशंस और प्यार इसीलिए फिल करवा रहा था कि पूर्वी के मन में अपने लिए शिद्दत भरी मोहब्बत जागना चाहता था, जहां पर अगर वह पूर्वी को धोखा भी दे तब भी पूर्वी कभी उसके प्यार और उसे दूर ना जा पाए। जीविका जल्दी से अपूर्व के गले लग गई। वही अपूर्व अभी भी अपना सर उठाकर सामने देखता रहा। उसने जीविका को बाहों में नहीं भरा। ये देखकर नक्श के हाथों की मुठिया कह गई। उसे गुस्सा आ रहा था कि जीविका अपूर्व से इतना प्यार करती है
और अपूर्व हमेशा सबसे बेरुखी से पेश आता है। विशाखा और रीता को भी जीविका के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जीविका नॉर्मली अपूर्व से अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर उसे शोध लेकर सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन अपूर्व किसी पहाड़ की तरह खड़ा था, वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। ये देखकर जीविका को याद आया कि अपूर्व को ज्यादा चिपकने वाले लोग पसंद नहीं, इसीलिए वो 2 कदम पीछे हट गई। देखकर नक्श अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो अपूर्व की तरफ बढ़ने वाला था कि विशाखा बात संभालने के लिए बोली, जीवी तुम पूरे दिन चिड़िया की तरह फुदकती रहती हो, अभी अपने भाई को 3 महीने बाद देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई तुम भूल गई कि वो इतने दिनों बाद घर आया है, उसकी आरती तो करने दो। ये सुनकर जीवी भी मुस्कुराते हुए अपना सर पीट लेती है। नक्श गुस्से से मुट्ठी बांधकर फिर सोफे पर बैठ गया। वहीं अपूर्व तिरछी नजरों से नक्श को गुस्से से जलते हुए देख रहा। विशाखा ने अपूर्व की आरती की तो उसने विशाखा और रीता के पैर छुए और सोफे की तरफ बढ़ गया। अब उसकी नजर विराट पर थी, जो सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह अकड़ कर बैठे हुए थे। कोई भी उन्हें देखकर उनकी रोबदार पर्सनैलिटी से एक पल के लिए डर जाता, लेकिन अगर कोई ध्यान से उनकी आंखों को देखा तो वो छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखें इधर उधर घूम रहे थे, जैसे वो किसी की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे हो। विशाखा की नज़र जैसे ही अपने बेटे की नज़रों का पीछा करती है तो वो अपने पति की हालत देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्के से खिलखिलाकर हंस पड़ी। विशाखा के पास खड़ी रीता और जीविका ने हैरानी से विशाखा की तरफ देखा तो दोनों को विराट की तरफ देखने का इशारा किया। अपूर्व ने गहरी सांस ली और मन में बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उतना ही प्यार मैं अपने काम से भी करता हूं। दादाजी के नियम के अनुसार बिजनेस की बातें फैमिली टाइम पर नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कल आपको अपने काम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप चाहो तब भी मुझसे नहीं बच सकते। पता है मेरी शरारती मॉम ने आपको काम नहीं करने दिया होगा। एक आदमी को हमेशा अपना काम और बीवी दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए, वही असली आदमी होता है। जैसे विराट ने अपूर्व के मन की बात सुन ली हो, वो भी नजरें चुराते हुए बड़बड़ाते बोले, बेटा अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना, इसीलिए तुम इतनी बातें कर रहे हो। एक बार तुम अपनी शैतान और भोली बीवी को अपनी लाइफ में आने दो, मैं भी देखूंगा कि तुम कैसे काम और बीवी को मैनेज करते हो। अचानक विराट के चेहरे पर गहरी उदासी आ गई। उन्हें याद आया कि अपूर्व की बीवी कोई भोली और शरारती नहीं होगी, वो एक धूर्त और चालक होगी। राम सिसोदिया ने अपूर्व को बचपन में बिजनेस और फाइटिंग स्किल, लोगों को ऑब्जर्व और सामने वाले की हाव भाव और नेचर में जाने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन कभी भी विराट और सिसोदिया फैमिली को समझ नहीं आया। फिर भी अपूर्व नीना जैसी लड़की और नीरज जैसे चालक लोगों के बीच कैसे फंस गया। पूरी सिसोदिया फैमिली नीरज और नीना के बारे में जानती थी कि ये दोनों अपूर्व से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें नफरत की वजह नहीं पता थी। सिसोदिया फैमिली ने अपूर्व से उन दोनों को अलग भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपूर्व बचपन से ही किसी की नहीं सुनता था। जो भी उसके खिलाफ काम करता तो बचपन में वो नाराज हो जाता और अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो तबाही ले आता है। फिर अपूर्व एक राजा की तरह सिंगल सोफे पर बैठ गया और अपना चेहरा छुपाकर खिलखिलाती हुई विशाखा जी को घूरने लगा। जब जीवी और रीता की नजर अपूर्व पर गई तो वह दोनों शांत होकर स्टैचू की तरह खड़ी हो गई, जैसे टीचर ने उन्हें बातें करते हुए पकड़ लिया हो और अब उनकी क्लास लेने वाले हैं। रीता ने विशाखा के कमर पर धीरे से चिकोटी कटे तो विशाखा हंसते हुए उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी दीदी के चेहरे के भाव पर गई तो उसने डरते हुए हैं अपूर्व की तरफ देखा, जो उन्हें ही घर रहा था। अपूर्व ठंडी आवाज में बोला, आपने फिर से दवाई नहीं ली, इम्यूनिटी फिर से हो गया था, आप कमजोरी के कारण सीडीओ से गिरने वाली थी। यह सुन विराट और बाकी फैमिली हैरानी से विशाखा को देखने लगी। विराट का चेहरा ही उतर गया था। अगर उसकी बीवी सीडीओ से गिर जाती और उसे कुछ हो जाता है तो वह कैसे उसके बिना रहता। वो अपनी आंखों में नमी के साथ विशाखा को घर रहा था। अपूर्व ने एक नजर अपने डैड को देखा और फिर विशाखा की तरफ देखकर बोला, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? आपको लगता है आप अपूर्व सिसोदिया से कुछ भी छुपा सकती हैं? आप अपने लिए ना सही डैड के लिए तो अपना ख्याल रख सकती है। देखो आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू है। वो गुस्से से विशाखा को घूमने लगा। अचानक विशाखा को गुस्सा आ गया और वो तेज कदमों से अपूर्व के करीब गई और उसकी चीन को पढ़कर अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए बोली, अगर तुम्हें इतनी ही मेरी परवाह है तो 2-3 महीना से घर पर क्यों आता है? अगर तुम्हें अपनी माँ की परवाह होती तो तुम ज्यादा नहीं, कम से कम संडे को तो कुछ देर मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आ सकता है। लेकिन तुम्हें तो बस अपनी काली दुनिया और बिजनेस से प्यार है। बस जब थोड़ा सी तबीयत के साथ कुछ गड़बड़ कर देती हूं तो पागल बैल की तरह लाल सींगों के साथ हक जमाने आ जाता है। अगर कल मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो क्या तुम यहाँ पर आते? बुरी तरह सुनाने लगे।
अपूर्व कुछ नहीं बोला। वो जानता था अब पहले वाला अपूर्व में जितना हो सके उतना सिसोदिया फैमिली से दूर रहता, लेकिन यह अपूर्व अपनी फैमिली से मिलने के लिए बेताब था। वह अपनी फैमिली को पूरे 1 साल बाद देख रहा था। अपूर्व बिना किसी भाव के विशाखा का हाथ अपनी चीन से हटा दिया और उसे सर्द निगाहों से लगातार घूरने लगा। सब लोग उसे हैरानी और डर से देख रहे थे क्योंकि अपूर्व अजीब तरह से विशाखा को घूर रहा था। विशाखा का दिल भी डर के मारे जोरों से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो हिम्मत करके अपूर्व की नजरों में घूर रही थी। अपूर्व अपनी जगह पर खड़ा हुआ अपनी साइड में रखे एंटीक वास को पंच किया तो तेज आवाज के साथ लिविंग रूम में बिखर गया। इसके साथ ही सब लोग डर के मारे अपनी जगह पर उछल गए। पीएम मेंशन के सारे सर्वेंट और गार्ड वहां पर इकट्ठा हो गए। अपूर्व चिल्लाकर बोला, अगर किसी ने भी मिसेज विशाखा सिसोदिया को हेल्दी फूड के अलावा जंक फूड दिया या फिर खाते हुए देखा और इन्होंने अगर एक वक्त भी मेडिसिन मिस की तो मैं तुम सब लोगों को एक दिन के लिए धूप में और एक रात के लिए बिना कपड़ों के बाहर गार्डन में खड़ा कर दूंगा। फिर भी तुम लोगों ने ठीक से काम नहीं किया तो एक एक को गोली मार दूंगा। ये बोलकर अपूर्व गुस्से से अपने रूम में चला गया। विशाखा को गुस्से से घुटते हुए अपने रूम की तरफ जाकर जोर से दरवाजा बंद किया। विशाखा ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल बच्चों की तरह पर पटकते हुए रोने और चीखने चिल्लाने का ड्रामा करने लगी। इसके साथ ही वो जोर से चिल्लाए, बेदर्द जालिम अपूर्व सिसोदिया, हमारी एक भी बात नहीं मानूंगी, चाहे तुम भी जो करना है कर लो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें ऐसी बीवी मिले वो तुम्हारा दिन रात जीना मुश्किल कर दे। तुम जिस काम को अपनी माँ बीवी बहन पूरी फैमिली हो उसकी भी कोई सौतन आए। इधर एक बड़े से आलीशान रूम में पतली सी वाइट चादर में दो जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। उन दोनों की सेक्स क्यों की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। एक लड़की की भारी आवाज आए, तुम्हें मेरी बाहों में ज्यादा सुकून मिलता है या उसकी बाहों में? इसके साथ ही वो लड़का अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसे उसके नीचे लेटी लड़की दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की दर्द भरी आवाज के साथ बोली, तुम्हें पता है मैं किस मकसद से उसके साथ हूं, फिर भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारी बाहों में ही मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, तभी तो मैं आज तक उसके बिल्कुल भी करीब नहीं गई। सर्फ हैक करने के अलावा कभी उसे किस भी नहीं किया। लड़का उसे लड़की का सिर प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी बाहों में ही रहोगी हमेशा, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। उसे अपूर्व के लिए नीना अपने ऊपर से नीरज को धक्का दे देती है और उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर वो जोर से चिल्लाकर बोली, नीरज विराइनी, जानते हो ना मैं उसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? उससे प्यार करने का अंजाम क्या होगा? मैं चाहूं तब भी उससे प्यार नहीं कर सकती। मुझे मेरी मौत मंजूर है लेकिन उसे प्यार नहीं करोगी। अब विशाखा अपनी पनिशमेंट से कैसे बचेगी? जब विशाखा को पता चलेगा कि उसका बेदर्द बेटा अपूर्व किसी मासूम लड़की से प्यार करता है तो वह उसका सपना जो उसके बेटे को उसकी वाइफ कंट्रोल करे, क्या वो अधूरा रह जाएगा? इधर अपूर्व जब अपने मॉम डैड और अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है तो वो क्यों नहीं जताता? क्या इसके पीछे कोई अतीत छुपा है या फिर अपूर्व का एटीट्यूड? नीरज और नीना विरानी ऐसा क्यों बोल रहे थे कि नैना कभी भी अपूर्व से प्यार नहीं कर सकती? अगर उसने प्यार किया तो उसका क्या अंजाम होगा? विशाखा की नौटंकी देखकर बाकी सब लोग सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वही नक्श विशाखा के पास घुटनों के बल बैठकर कंधों से पकड़कर उठा लेता है और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से फोरहेड पर किस कर बोला, मासी माँ अब चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको अंकल को मनाना चाहिए, वरना आप जानती है अंकल आपसे गुस्सा हो गए तो आपको उनके टॉर्चर से कोई नहीं बचा सकता। आपका नालायक बेटा तो कभी कभी सिसोदिया पैलेस आता है जब वो आपकी तबीयत के बारे में सुनता है, लेकिन अंकल तो आपको एक्सरसाइज और हेल्दी फूड सेटिंग राज टॉर्चर करेंगे। इसीलिए आपको पहले अंकल को मनाना चाहिए, फिर उसे बदतमीज अपूर्व को तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। ये सुन विशाखा अपने नकली मगरमच्छ के आंसू साफ करते हुए बोली, ओह निक्षु, मेरा रियल बेटा तू ही है। मैंने उसे नालायक जालिम अपू को पैदा करते हुए गलत ही दर्द सहा था। उसे ये भी एहसास नहीं होता कि उसकी माँ ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा और उसे इस दुनिया में लाते वक्त कितना दर्द सहा था। जो मेरे ऊपर वो इतने जुल्म करता है। सारी बातें सुन नक्श विशाखा की बातों में ऐसे हाँ में हाँ मिल रहा जैसे विशाखा से ज्यादा सताई हुई माँ इस दुनिया में कोई नहीं है। विशाखा नक्श के सर पर हाथ फिराते हुए मन में भगवान से दुआ करते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। नक्श हॉल में खड़ा होकर अपने हाथ बांधकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अपूर्व सिसोदिया बेंगलुरु सिटी के डेविल, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी माँ से तुम्हें कौन बचाता है। अब देखना मैं मासी माँ के साथ मिलकर तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ।
अब तुम्हें पता चलेगा कि असली टॉर्चर क्या होता है। तुम्हारे इस कदम ने मुझे बहुत बड़ी सफलता की और कदम बढ़ाने का मौका दिया है। मैं यह मौका इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो मिस्टीरियस स्माइल के साथ सिसोदिया पैलेस के पिछले गार्डन की ओर चला गया, जहां इस वक्त जीविका अपने पौधों को पानी दे रही थी। बचपन से ही गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसने सिसोदिया पैलेस के पीछे एक ग्रीन हाउस बना रखा था, जहां पर हर तरह के फूल फल सब्जी, सिसोदिया पैलेस सब्जियां और फल फ्रूट वहीं से आते थे, वो भी ऑर्गेनिक। नक्श के वहां से जाते ही दो शैतान लड़कियां अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए पैलेस के अंदर आती है। लिविंग रूम में आकर अपनी नजरें चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे वह कुछ गड़बड़ करके आए हो। फिर दोनों ने लिविंग रूम में किसी को भी न पाकर गहरी सांस ली और एक दूसरे को हल्के से हक करके वह अपने रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन अचानक उन दोनों को पैलेस का सन्नाटा कुछ अजीब लगा। वो एक दूसरे की आंखों में देख अपने मन बोली, ऐसा क्यों लग रहा है, डेविल ब्रदर आया हुआ है। फिर दोनों झटके से अपूर्व के रूम के दरवाजे की तरफ देखती है जो बंद था। ये देखकर वह गहरी सांस लेती है। फिर दोनों दबे पांव अपने रूम में चली गई। अपूर्व अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा डूबते हुए सूरज को देख रहा था। चारों तरफ हल्का अंधेरा और लाल रोशनी चारों ओर फैली थी। डूबते हुए सूरज की लालिमा आसमान को ढके हुए एक खूबसूरत नजारे को बना रही थी। अपूर्व ने अपना फोन निकाल और फोन में पूर्वी की फोटो को जुनून से मासूम खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। ये फोटो अपूर्व ने कॉलेज के गार्डन में ली थी, जब पूर्वी गार्डन में खड़ी गुलाब को छूते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक अपूर्व ने अपनी कॉल लिस्ट खोली। उसकी नजर जाना नाम की कॉलर आईडी पर गई। पूर्वी का नंबर था, जिसे देखकर अपूर्व के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथ नंबर की तरफ बढ़ाया। अपूर्व का बहुत मन कर रहा था कि वो एक पल में गायब होकर पूर्वी के पास पहुंच जाए और उसको अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। वो जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से सब कुछ खोना पड़े। अपूर्व को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इतने वक्त से उसके पास कुछ ऐसा था जिसके बारे में अपूर्व पूरी तरह अनजान था। पूर्व के कमरे के एक सोफे पर धुंधली सी छोटी सी परछाई बैठी कब से अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व की हालत और बेचैनी देख वो परछाई हल्के हल्के खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन अपूर्व को वो खिलखिलाहट सुनाई नहीं दे रही थी। इधर पूर्वी ने सर झुकाकर पूनम को एक्सप्लेन किया कि आज उनकी कब नहीं आई और नेहा की गाड़ी नकुल अपनी मां को देखने ले गया, इसीलिए उन्हें मजबूरी में प्रोफेसर के साथ आना पड़ा। कॉलेज के बाहर गार्ड्स और स्टूडेंट कोई भी नहीं था। उनकी इस सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए प्रोफेसर ने उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट की तो वह दोनों अपने प्रोफेसर के साथ आ गई। यह सुनकर पूनम ने सिर हिलाया। वैसे पूनम के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे पूर्वी से इस बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही है। फिर पूनम पूर्वी को घूरते हुए बोली, ठीक है, आइंदा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। वो तुम्हारे प्रोफेसर थे तो ठीक है, लेकिन दोबारा किसी भी अनजान के साथ घर मत आना, चाहे वहां पर अकेली क्यों ना खड़ी रहो। ये सुनकर पूर्वी ने सिर हिलाया तो पूनम ने उसे स्टडी और खाना कंप्लीट करने का बोला और फिर बोली, शाम को मेरी हेल्प करवा देना। इसीलिए पूर्वी लंच करने बैठ गई, लेकिन उसने निया को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जो खाना को छोड़कर अब उसे शक भरी नजरों से घर रही थी, क्योंकि पूर्वी ने इस बार उसे यानी बेस्टी से कुछ बातें छुपी थी जो पूर्वी कभी उसे कोई बात नहीं छुपती थी। खाना खत्म करने के बाद पूर्वी रूम में चली गई। निया भी तुरंत रूम में पहुंची और अपने हाथ बांधकर पूर्वी के सामने खड़ी हो गई। वो पूर्वी से सारी बात जानना चाहती थी, लेकिन पूर्वी उसे इग्नोर कर रही थी। निया ने अचानक उसका हाथ पकड़ उसे अपनी घुमाया और कुछ बोलते वाली थी कि इतने में पूर्वी का फोन बजने लगा। पूर्वी फोन आंसर करके प्यार से कहा, हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस किसी के सांसों की आवाज आ रही थी। इसके साथ ही पूर्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। पूर्वी समझ गई कि ये कौन हो सकता है। पूर्वी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, उसका शरीर हल्का सा काम उठा और वो एक तक खिड़की के बाहर देखते हुए उन सांसों की आवाजों को सुनाने लगी। इधर अपूर्व ने जैसे ही पूर्वी की आवाज सुनी तो उसने सुकून से आंखें बंद कर शिद्दत से मन में कहा, तेरी आवाज, इस दीवाने को सुकून का एहसास है, स्वरों में छुपा है एक ख्वाब सा प्यार का इजहार है। रातें हो जाए बेहद खास, तेरी मेलोडी सुनकर जैसे कि मिल गया हो सारे जहां को सुकून का एहसास है। तू जैसे है स्वरों का राजा, ये दिल माने ना, तेरी आवाज से है सुनहरी जिंदगी का हर लम्हा खास है। तेरी आवाज में बसी है एक कहानी, सुनी जा रही हूं जैसे कि मिल गई हो खोई हुई कहानी का आगाज है।
अपूर्व और पूर्वी बिना कुछ कहे एक दूसरे के सांसों की आवाज सुन रहे थे। उन दोनों को की ही बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन ये बेचैनी उन्हें और ज्यादा एक दूसरे की सांसों को सुनने के लिए मजबूर कर रही थी। पूर्वी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेकर अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने लगी, जिसे सुन अपूर्व और ज्यादा तड़प रहा था। जब पूर्वी की बेचैनी कम नहीं हुई तो वो मन में बोली, तेरी सांसों की धूप में बसी बेचैनी है, हर सुर में है मेरी दिल की खोज, तेरी बातों की बहार है, आवाज है तेरी मेरी जिंदगी का संगीत, बेचैनी है उसमें, जैसे कि हर सांस मेरे लिए एक कहानी है। नेहा कब से है पूर्वी की बेचैनी और पसीने से सने चेहरा देख रही थी। वो अचानक बोली, पूर्वी तुम ये क्या भूत बनकर खड़ी हो, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जब कॉल पर कोई है तो उसे जवाब दो, वो कब से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। ये सुन पूर्वी होश में आई और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। पूर्वी ने अचानक मुड़कर नेहा की तरफ देखा और उसे पता था अब नेहा उससे सवाल जवाब करेगी, लेकिन पूर्वी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो नेहा के किसी भी सवाल का जवाब दे सके। इसीलिए वो तुरंत फोन बिस्तर पर फेंककर वॉशरूम में घुस गई और मिरर में खुद को देखते हुए गहरी गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश करने लगी। वहीं नेहा हैरानी से वॉशरूम के दरवाजे को घूर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। इधर अपूर्व ने पूर्वी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनी थी तो वो समझ गया पूर्वी अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेहा की बात सुनकर उसके होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। फिर अपूर्व अपने रूम से निकालकर सेकंड फ्लोर पर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिसमें उसने अपने दादा और बड़े पापा विशाखा और रीता के लिए एक डाइट चार्ट तैयार किया था। तो वो डाइट चार्ट सैफ को देने जा रहा था कि सेकंड फ्लोर पर एक रूम के बाहर से उसको कुछ आवाज सुनाई दी तो उसके कदम ठहर गए। इधर रूम में कायरा और निधि बेड पर बैठी अपने टेडी बेयर को हक किए हुए एक दूसरे से बातें करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। तभी कायरा अचानक हंसते हुए बोली, आज निधु मजा आ गया, वो कमीना सीएम का बेटा तुम्हें प्रपोज करने चला। वो सिसोदिया फैमिली का दामाद बनने का ख्वाब देख रहा था। अपने बाप की घटिया पॉलिटिक्स सिसोदिया फैमिली को शामिल करने के लिए। यार क्या धुलाई की, आज तो अच्छे से हाथ साफ कर लिया। हमारे डेविल ब्रदर का गुस्सा हमने उस पर निकालकर महीने भर के फ्रस्ट्रेशन दूर कर ली। लगता है अब हम दोनों कॉलेज में लिटिल डेविल के नाम से फेमस हो जाएंगे, जैसे बेंगलुरु सिटी और इंडिया हमारे ब्रदर अपूर्व सिसोदिया से डरता है, वैसे ही पूरी कॉलेज अब लिटिल डेविल निधि और कायरा से डरेगी। यह बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देती है। अचानक की निधि सीरियस होकर बोली, कायू सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिग ब्रदर को पता चला तो पता है ना वो डेविल हमारे साथ क्या करेंगे। अभी तक हमें छोटी मोटी पनिशमेंट मिलती आ रही है, फिर वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। भगवान से दुआ करना किसी भी हाल में इस बारे में बिग ब्रदर को पता नहीं चले। ये सुनकर भी एक पल के लिए कायरा शांत हो गई। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थी कि थोड़ी देर में उनकी हालत खराब होने वाली है। उसने जो भी कांड किया है उन दोनों ने खुद अपने मुंह से अपने डेविल ब्रदर को बता दिया है। अब वो उनके साथ किया करेगा ये तो वो जालिम डेविल ही जाने। अचानक दोनों के रूम का दरवाजा खुला और जैसे ही दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों की सांस अटक गई और दोनों लगभग बेहोश होने वाली थी। दिल की धड़कनें और सांस लगभग रुक सी गई थी, क्योंकि सामने उनका बिग ब्रदर डेविल पूर्वक सिसोदिया खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उन दोनों को देख रहा था। अचानक उसने दोनों को और नीचे आने का इशारा किया और बिना कुछ बोले लिविंग रूम में आ गया। कारण दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, उन्हें ऐसा लग रहा जैसे कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। इधर नीना और नीरज एक दूसरे को बाहों में भरकर सुकून से सो रहे थे कि अचानक उनके कमरे की डोर बेल बजी। जैसे ही नीरज ने गुस्से में झल्लाहट के मारे उठकर दरवाजा ओपन किया तो दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोला, तुम? क्या अपूर्व और पूर्वी के बीच की दूरियां कम हो पाएगी? क्या ये बेचैनियां प्यार में बदल पाएंगे? अगर बदलेंगे तो कब कब पूर्वी को एहसास होगा कि यह बेचैनी प्यार की निशानी है? क्या नेहा को पता चलेगा कि पूर्वी और अपूर्व के बीच क्या चल रहा है? नक्श और विशाखा कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? अब अपूर्व कायरा और निधि को कौन सी पनिशमेंट देगा? क्या काया और निधि को वह लड़का इतनी आसानी से जाने देगा? क्या उनकी जिंदगी में उसे लड़के के कारण नया तूफान आएगा? आलीशान रूम में नीना और नीरज एक दूसरे को बाहों में भारी थकान के मारे सो रहे थे कि तभी रूम की डोर बेल बजती है। नीरज झल्लाहट के साथ जाकर दरवाजा खोलना है, लेकिन दरवाजे पर वेटर को देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। नीरज गुस्से में उस वेटर का कॉलर पकड़कर रूम से बाहर निकलता है और उसे दीवार की तरफ धक्का देते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
उस लड़के को चोट लगी तो दर्द के मारे उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, तुमने मुझे अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए। नीरज गुस्से में उसके चेहरे पर 2-3 पंच लगता है और उसे बुरी तरह पीटने के बाद नफरत से बोला, ऐसे भिखारी को कब तक पैसे देता रहूंगा? मैंने और मेरी माँ ने मेहनत से वो पैसे हासिल किए हैं, तुम जैसे 2 कौड़ी की नाली के कीड़े को मैं अपने पैसे क्यों दूं? लड़का भी मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, तो ठीक है, फिर तुम्हारा वो राज सबके सामने पहुंच जाएगा, फिर मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी माँ कैसे उसे पैसों पर ऐश करते हो। एक बार अगर वो बात सामने आए तो फिर तुम दोनों माँ बेटे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते फिरोगे, फिर तुम लोगों की हालत मुझसे भी बुरी होगी। मेरे साथ तो मेरा परिवार है और दोस्त हैं, तुम्हारे पास कौन होगा? पहले तुम्हारे भी पास दोस्त और फैमिली थी, तब तुम लोगों ने उन्हें नाली का कीड़ा समझकर ठुकरा दिया था और पैसों के प्यार में अंधे हो गए थे, लेकिन जब वो राज सबके सामने आएगा तो तुम्हारा पैसों का नशा उतर जाएगा। ये सुन नीरज मन ही मन बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने झटके से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे लड़के के मुंह पर मारते हुए बोला, मुझे बस एक बार में बता दो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, फिर तुम कभी मुझे शक्ल मत दिखाना। अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आ गया तो तुम्हें मरवा कर किसी भी गंदे नाले में फेंक दूंगा। किसी को परवाह भी नहीं होगी कि कौन मारा है, वैसे भी गरीब लोग मरते ही रहते हैं, रोज मैं बता दूंगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही वो लड़का तुरंत पैसे कलेक्ट करके वहां से भाग गया। इधर नीरज ने पागलों की तरह अपना सिर मसलना शुरू कर दिया और कमरे के दरवाजे के बाहर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तभी दरवाजा खुला और बाथरोब में नीना सामने आई। उसके चेहरे के भाव अजीब से थे। सिसोदिया पैलेस में अपूर्व सिंगल सोफे पर किसी डेविल किंग की तरह बैठा कायरा और निधि को घूर रहा था, जो डरी हुई बिल्ली की तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। वहीं बाकी फैमिली कंफ्यूजन में सोफे पर बैठी कभी निधि और कायरा को देखते तो कभी अपूर्व को। दोनों शैतानों की हालत देखकर नक्श मन में अपूर्व को कोसते हुए बोला, जल्लाद जालिम इंसान, ये किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। जिसके पास रिश्ते नहीं होते वो तो ऐसे रिश्तों के लिए तरस जाते हैं, और यह बेदर्द इंसान कभी माँ को डांटता है तो कभी बहनों को, कभी ऑफिस के बहाने से अपने दोनों डैड को। जैसे अपूर्व को एहसास हो गया हो नक्श उसे घूर रहा है, तो वह एक नजर घूरकर नक्श को देखा, फिर निधि और कायरा घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुमने कॉलेज में क्या किया, डिटेल में बताओ। की आवाज सुनकर वो दोनों अंदर तक कांप गई। उन दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही फैमिली ही भी डरभरी नजरों से कभी अपूर्व को देखते तो कभी तुम दो मासूम लड़कियों को, जो बस दिखने में मासूम थी, लेकिन उनकी हरकत ने ये किसी शैतान से काम नहीं थी। निधि काया झट से घुटनों के बल बैठ गई और फिर तुम्हें बोली, भाई हमारी कोई गलती नहीं है, सीएम का बेटा हमें परेशान कर रहा था। फ्लैशबैक निधि और कायरा एक्साइटमेंट में कॉलेज के गेट के अंदर इंटर करती है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही उन्हें बोर्डिंग में डाल दिया गया था। अपूर्व के रूल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, उन्हें पढ़ाई और स्पोर्ट्स के अलावा फालतू के किसी भी काम की परमिशन नहीं थी। अब जब वो कॉलेज में आई थी तो अपूर्व ने उन्हें कुछ आज़ादी दी थी कि कॉलेज के बाहर जाने के अलावा वो अपनी कॉलेज लाइफ पूरी तरह एंजॉय कर सकती है। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर अंदर इंटर करते हैं तो सबसे पहले उनकी रैगिंग करते हैं। अचानक ही पता नहीं कहां से सीएम का बेटा विपुल आ गया और उसने दोनों को रैगिंग से बचाया। उनको विपुल की हेल्प की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहले दिन रिवील कर दिया कि वो दोनों सिसोदिया फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हैं, तो उनसे पंगा ना ले तो अच्छा है। तो कॉलेज के पूरे स्टूडेंट डर गए। लेकिन उसके बाद से ही विपुल उनके पीछे पड़ गया। वो हमेशा निधि को प्रपोज करता और दोस्ती करना चाहता था, लेकिन निधि और कायरा हमेशा रिजेक्ट कर देते। लेकिन आज उसने हद ही कर दी। जब निधि लाइब्रेरी में थी तब उसने निधि का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए फोर्स करने लगा। भले ही वो फिजिकल उसे हम नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन वो मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिसे निधि को गुस्सा आ गया और उसने बिना लाइब्रेरी के परिवार के बिना उसे वहीं पर मारना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में शोर सुनकर बाहर के स्टूडेंट में हलचल मच गई। वहीं बाहर बैठी कायरा ने भी जब हलचल देखी तो वो भी लाइब्रेरी के अंदर आ गई। सामने निधि को विपुल को मारता देख को समझ गई कि विपुल ने कुछ तो गलत किया है, इसीलिए उसने भी उसे पर अपना हाथ साफ कर लिया। पूरे कॉलेज में अब निधि और कायरा का डर फैल गया था और उन दोनों ने भी बड़ी अकड़ से बोल दिया था, अगर किसी ने भी डेविल प्रिंसेस को परेशान किया तो उनकी हालत इससे बुरी होगी। इसीलिए पूरी कॉलेज में आज उन दोनों का खौफ फैल गया था। इसी से दोनों खुश होकर कमरे में बात कर रही थी। सारी बात सुन परिवार वालों ने गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी उन सबको अपूर्व की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने जो किया अच्छा किया, लेकिन अगर तुम लोगों ने सिसोदिया फैमिली और मेरे नाम पर किसी को धमकाने नहीं की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़कर रूम में बंद कर दूंगा और दोनों की शादी किसी पागल और अंधे बहरे से करवा दूंगा।
जीविका की तरह, इसीलिए अगर आइंदा मैं तुम दोनों की कोई भी शिकायत सुनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर तुम दोनों सोच रही हो प्रिंसिपल को धमका कर तुम लोग बच सकती हो, तो आज मैं प्रिंसिपल को चेंज कर दूंगा, क्योंकि आज की घटना के बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, इसीलिए उसे कॉलेज की प्रिंसिपल की सीट छोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर कायरा और निधि को प्रिंसिपल के लिए बुरा लगा। जब उनके भाई ने कहा कि उन्होंने विपुल को पीटकर अच्छा किया तो दोनों का प्राउड से सीना चौड़ा हो गया और वो सर उठाकर घमंड से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर पहले दोनों लड़कियां बुरी तरह डरी हुई थी और अब देखो कितना एटीट्यूड है। इन दोनों शैतानों को अपूर्व काबू में कर सकता है। ये सोच सारी फैमिली सिर हिलाते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं नक्श को तो कुछ समझ ही नहीं आया अभी अभी क्या हुआ। जब नक्श को अपूर्व का ताना समझ में आया तो वह गुस्से में अपूर्व के रूम की दरवाजे को घूर बोला, इस बेशर्म और जालिम इंसान के कहने का क्या मतलब था? जीविका का फियोन्स चाहिए, यानी कि मैं किसी काम का नहीं हूं जो वो दोनों मेरी शैतान सालियों को मेरा उदाहरण दे रहा था। बिना कहीं का खुद का उदाहरण क्यों नहीं दे देता कि अगर तुम दोनों ऐसी ही हरकतें करती रही तो मैं मेरे जैसे किसी शैतान से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मन तो कर रहा है रात को उठकर गहरी नींद में सोते वक्त पिलो मुंह दबाकर तुम्हें जान से मार दूं या फिर तुम्हारे खाने में ढेर सारी मिर्च मिला दूं। तुम्हें अपने कहे शब्दों पर अफसोस हो, जब भी तुम मेरे लिए कड़वा बोलने के लिए मुंह खोलो तो तुम्हें मिर्च का टेस्ट आए, जिससे तुम कभी भी मेरे खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सको। ये सब बोल नक्श बच्चों की तरह पर पटकता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। रेलिंग पर खड़े अपूर्व की होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपना फोन निकाला, फिर कबीर को फोन करते हुए बोला, कम के बेटे को उठा लो। ये सुनते ही कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसने कुछ भी सवाल करने की हिम्मत नहीं की। इधर अपूर्व ने बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। इधर पूर्वी वॉशरूम से बाहर आए तो अपने सामने निया को अजीब नजरों से उसे घूरते देख, पूर्वी ऐसे क्या देख रही है? निया शायराना अंदाज में बोली, बदले बदले आप, मौसम भी बदल गया है, मेरे दिल की दहलीज में आपका आना बदल गया। बदले बदले हमारे सरकार नजर आते हैं, चुनावी वादों की तरह हमारे सरकार के विचार बदले नजर आते हैं। पूर्वी बिस्तर पर औंधे मुंह गिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निया उसके पास आई और उसे पीछे से बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही पूर्वी का चेहरा बिस्तर में धंसा हुआ था। निया सोचकर बोली, प्रोफेसर का बिहेवियर तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं है क्या? पूर्वी की आंखों के सामने अपूर्व का चेहरा घूमने लगा। उसने चादर को अपनी मुट्ठी में भींचकर उसके चेहरे को अपनी नजरों से हटाने के लिए ध्यान हटाने लगी, लेकिन अपूर्व नाम का डेविल उसके दिल और दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। निया, पूर्वी, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। निया, पता नहीं क्यों प्रोफेसर तेरे सामने अपने पूरे किरदार के विरोध बिहेवियर करते हैं। तुम्हारे सामने वो अलग ही इंसान बन जाते हैं। उनके बारे में जितना सुना था, जो सुना था, वह सब कुछ गलत लगता है। पूर्वी खामोशी से उसकी सारी बात सुन रही थी। निया ऐसे ही अपनी बकवास किए जा रही थी। वहीं पूर्वी गहरी नींद में चली गई। जब पूर्वी की तेज चलती सांसों को महसूस किया तो निया ने भी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आधी रात को उठकर निया और पूर्वी ने एक साथ स्टडी की। उन्हें कुछ नोट्स और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देखनी थी। चीज चक्कर में निया और पूर्वी फिर अपूर्व के बारे में कोई बात नहीं कर पाए। 10 बजे कॉलेज में पूर्वी, निया और नकुल साथ में कॉलेज के अंदर इंटर करते हैं, लेकिन पूर्वी की बेचैन नजरें इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी। वहीं कोई खिड़की पर खड़ा खतरनाक नजरों से पूर्वी को बुरी तरह घूर रहा था, क्योंकि नकुल ने पूर्वी और निया के कंधे पर हाथ रखा था। पूर्वी कंफर्टेबल होकर उसके साथ चल रही थी। ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो और कोई नहीं, अपूर्व अपने केबिन की खिड़की पर खड़ा ये सब देखकर गुस्से की आग में जल रहा था। उसका मन कर रहा था कि आंखों से नकुल का हाथ भस्म कर दे। इधर पूर्वी, नकुल और निया के सामने निखिल और आशीष आकर खड़े हो गए। दोनों के चेहरे पर बड़ी से स्माइल थे और दोनों के हाथ में गुलाब का फूल था, जैसे वो आज सोचकर आए हो वो पूर्वी को प्रपोज करके ही रहेंगे, लेकिन वो दोनों यह नहीं जानते थे। निया आंखें छोटी कर दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, तो पूर्वी बेचैनी से इधर उधर देखने लगी कि कहीं ये सब अपूर्व ने तो नहीं देख लिया। वो उसके बारे में क्या सोचेगा? क्या वो ऐसी लड़की है जिसे राहत चलते कोई भी लड़का आकर फूल देकर चला जाता है? पूर्वी को पता नहीं क्यों अपूर्व की नजरों में गलत दिखाना सही नहीं लग रहा, लेकिन पूर्वी को नहीं पता था थोड़ी दूर क्लास की ओर आ रहे अपूर्व में नींद जब ये सब देखा तो उसकी आंखें खतरनाक ढंग से काली पड़ गई, जैसे कोई शैतान धरती पर आ गया हो। अच्छी, निखिल और आशीष को आने वाले तूफान और अपनी मौत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं।
अब अपूर्व सीएम के बेटे और आशीष और निखिल के साथ कौन सा भयानक खेल खेलेगा और क्या निधि और कायरा को अपनी गलती का एहसास होगा? सच में पृथ्वी को कभी अपने प्यार का एहसास होगा? क्या कभी उसे अपनी बेचैनी से राहत मिलेगी? जब पूर्वी को अपूर्व की सच्चाई पता चलेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वह अपूर्व के जुनून भरे इसको संभाल पाएगी? और अपूर्व की क्या दुश्मनी है जो अपूर्व नक्श से इतना ज्यादा चिढ़ता है? कॉलेज में क्लासरूम के बाहर कुछ स्टूडेंट अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां दो लड़कों को अपनी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन के सामने गुलाब के फूल लिए खड़े देख सब तमाशा देखने के लिए रुक गए। वहीं नेहा का तो इन दोनों लड़कों का मर्डर करने का मन कर रहा था और पूर्वी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी कि कहीं अपूर्व ये सब ना देख ले और उसके बारे में क्या सोचेगा। इसमें जहां पर पूर्वी की खूबसूरती की वजह से उसे अटेंशन मिल रही हो और वहां पर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन सिमरन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ब्लैक शॉर्ट ड्रेस, हाई हील और ढेर सारे मेकअप का एडवर्टाइजमेंट करते हुए सिमरन वहां आकर खड़ी हो गई और फिर चुड़ैल की तरह हंसते हुए बोली, तुम लोग जिसे ब्यूटी क्वीन कहते हो, देख लो वो बिल्कुल किसी गोल्ड डिगर की तरह लग रही है। ये बोलकर उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, ब्यूटी क्वीन माय फुट, पूर्वी तुझे आज पूरे कॉलेज के सामने इतना इंसल्ट करूंगी कि कोई भी लड़का तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। ये सोच एविल स्माइल के साथ बोली, तुम सबको मैं ही चुड़ैल लगती हूँ। नेहा सिमरन को देखते हुए अपनी मन बोली, चुड़ैलों की तरह लगती नहीं हो, बल्कि तुम बहुत पिशाचिनी चुड़ैल हो, कमीनी कहीं की। आज मुझे कुछ प्रूफ करना है, वरना तो तुम्हें बताती को गोल्ड डिगर कौन है। अब इसको देख लो, ये क्या कर रही है, दो लड़कों को अपने पीछे घूम रही है और चेहरा ऐसे बना रखा है जैसे ये बहुत इनोसेंट हो, इसे बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि इसे कॉलेज की शुरुआत से पता है कि आशीष और निखिल इससे कितना प्यार करते हैं। या तो ये दोनों को मना कर दे या किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। इस तरह से अपने आगे पीछे घूमने का क्या मतलब है? सिमरन की बात न सारे स्टूडेंट आपस में धीरे धीरे खुसर फुसर करने लगे। वही पूर्वी के हाथ पैर डर से मारे कांपने लगे। नेहा ने कसकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वो आगे बढ़कर उन सबसे कुछ बोलने वाली थी, अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के अंत में पिलर के सहारे खड़े अपूर्व पर गई तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। नेहा ने सोच लिया, तो या तो पूर्वी को खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा या फिर आज अपूर्व इन सारे स्टूडेंट की जिंदगी नरक बना देगा। पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख निखिल ने गुस्से से घुरकर सिमरन को तरफ देखा और फिर पूर्वी की तरफ देख बोला, पूर्वी आज तुम साबित कर दो हम दोनों में से तुम किसी से प्यार करती हो और फिर हम देखते हैं कि सिमरन तुम्हें कैसे परेशान करती है। हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आशीष की बात सुनकर निखिल भी उसकी हाँ में हाँ मिलता है। पूर्वी मन ही मन अपूर्व को याद कर रही थी कि आज वह आ जाए। अचानक ही पूर्वी ने नेहा की तरफ देखा कि वो हमेशा की तरह आज भी उसे बचा लेगी, लेकिन नेहा तो उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसे यहाँ पर हो रहे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ पर हो ही ना। ये देखकर पूर्वी की आंखों में आंसू नदी की धारा की तरह बहने लगे और उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाया और वह घुटनों के बल गिरने ही वाली थी कि तभी दो गर्म हाथों ने आकर उसके हाथों को पकड़कर उसे थाम लिया। पूर्वी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और आज उसे बेचैनी की जगह एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी भीगी हुई पलकें ऊपर उठे तो अपूर्व उसे कातिल नजरों से घूर रहा था। पूर्वी के आंखों के आंसू तेजाब की तरह अपूर्व के दिल को जला रहे थे। उसकी आंखों में मौत की ठंडी चमक थी। वो पूर्वी की आंखों में देख रहा था जैसे वो उसे कहना चाहता हूं, तुम इतनी कमजोर कैसे हो, तुम इन सबको जवाब क्यों नहीं दे रही हो। ये सवाल पढ़कर पूर्वी सिर झुका लेती है। वही अपूर्व को देखकर सबकी सिटी बीटी गुल हो गई थी। वहीं निखिल और आशीष को अपूर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अपूर्व की पीठ उन दोनों की तरफ थी तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके सामने बेंगलुरु सिटी का डेविल खड़ा है। वो गुस्से से अपूर्व को घूर रहे थे। यह उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि पूर्वी का हाथ पकड़ा है। निखिल चिल्लाकर बोला, कोई उसका हाथ छोड़, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पूर्वी का हाथ पकड़ने की। ये सुन अपूर्व में अपनी लाल और जानलेवा आंखों से झटके से निखिल को घूरा तो निखिल के कदम लड़खड़ा गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने फोर्स के साथ धक्का दिया हो और उसके अंदर की एनर्जी को कमजोर कर दिया हो, जिसे वो अपनी जगह पर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। इधर सिमरन की आंखें भी खतरनाक हो गई। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि अपूर्व ने पूर्वी का हाथ पकड़। अब वो भले ही आशीष और निखिल को अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपूर्व की वाइफ बनना चाहती थी। ऐसी कौन होगी जो वो इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सीक्रेट किंग की वाइफ नहीं बनना चाहेगी। हर कोई जानता था कि
अपूर्व सिसोदिया बेंगलुरु सिटी का ही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा एशिया का किंग है। उसके पास पैसा और प्रॉपर्टी इतनी है कि कई पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर सकती, और सिसोदिया जैसी रॉयल फैमिली का रुतबा और उसकी बड़ी बहू होने का हक को नहीं लेना चाहेगा। सिमरन से अचानक ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सिमरन चिल्लाते हुए बोली, प्रोफेसर ये लड़की गोल्ड डिगर है, ये कॉलेज में आमिर लड़कों को फंसती है और उन्हें अपने आगे पीछे घूमती है। आप इस लड़की की इनोसेंट चेहरे और आंसुओं पर मत जाओ। ये सिर्फ हम सबके सामने अपनी सच्चाई आने से रोकने के लिए ड्रामा कर रही है। ये सुन अपूर्व ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने आप को सिमरन को जान से मरने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी ही खतरनाक नजरों से सिमरन को बुरा तो ऐसा लगा जैसे उसकी जीभ को लकवा मार गया हो। वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर जम गई। सारी स्टूडेंट भी डर के मारे कहां पर रहे थे। भले ही उन्होंने पूर्वी को बोली नहीं किया, लेकिन वो बोली होते हुए ये सब देख रहे थे। अपूर्व ने निया को तरफ घूर कर देखा तो निया जल्दी से पूर्वी को अपनी बाहों में खींच लिया और उसको वहां से वॉशरूम की तरफ ले गई। नहीं, अपूर्वा ने सबको एक नजर देखा और प्रिंसिपल की ऑफिस की ओर चला गया। अब अपूर्व की मोहब्बत नहीं, शिद्दत भरे जुनून को हट किया तो वो इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ने वाला था। अब वो एक एक इंसान को एक भयानक पनिशमेंट देने वाला था। इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। सबने राहत की सांस ली और वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। उन्होंने सोच लिया था चाहे कुछ हो कि जब तक बेंगलुरु सिटी का डेविल यहाँ पर है तब तक वो किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, बस वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जुनून से भरा हुआ है इश्क मेरा, महबूब के दर्द का इंतजाम मैं तुमसे लूंगा। दिल की हर धड़कन में बसा है वो, उसके दर्द को समझूंगा तुमसे। दर्द का बदला दर्द से लूंगा, ख्वाबों में बसा हुआ है उसका दर्द। इंतकाम की राहों में मोहब्बत का इजहार होगा। अपूर्व प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। उसने आज अपनी क्लास अटेंड नहीं की, बल्कि दूसरा प्रोफेसर उसकी जगह पर गया था। कॉलेज के स्टूडेंट के लिए पहले लेक्चर एकदम शांति से बीता। पूर्वी के क्लासमेट सारे डरे हुए थे कि प्रोफेसर आज की हरकत को किस तरह से पनिशमेंट देंगे, लेकिन दूसरे प्रोफेसर को देखकर सब नहीं रहता कि सांस ली। जब लेक्चर खत्म होने वाला था, दो सीनियर लड़के आए और उनको इन्फॉर्म किया कि कुछ देर में सबको ग्राउंड में इकट्ठा होने वाला है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हर कोई हैरान था कि चल क्या रहा है, क्योंकि प्रेशर पार्टी में भी कुछ लोग शामिल होते थे। ऐसे अचानक सबको इकट्ठा करना थोड़ा अजीब लग रहा। अभी सारे मेडिकल स्टूडेंट ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और छोटे से स्टेज पर नजरें गड़ाए खड़े रहे। इस वक्त 11 बजे बज रहे थे, इसीलिए बहुत तेज धूप थी। पसीने से सारे स्टूडेंट की हालत खराब हो गई। सबके सर चेहरे से पसीना बहाने लगा और कई स्टूडेंट तो डिहाइड्रेट फील करने लगे। उन स्टूडेंट को लगने लगा कि जैसे कभी भी बेहोश होकर गिर जाएंगे। तभी हैंडसम आकर्षित व्यक्तित्व का आदमी उसे मंच पर आया और माइक में बोला, आप सब कुछ दिनों से कुछ ज्यादा फ्री है और आप लोगों का स्टडी में मन नहीं लग रहा कि एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है कि तुम लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करवाई जाएगी और वो सब अभी शुरू होगी। सबको ग्राउंड के 50 चक्कर अभी के अभी लगाने होंगे। अगर किसी में भी गलती की तो उसके में डबल हो जाएंगे। निखिल, आशीष, सिमरन और सारे स्टूडेंट हैरान थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर उनसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं। सब तुरंत ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले उन सब लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी दिया जाता है। फिर वह लोग धीरे धीरे ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। अभी उन्होंने 10 चक्कर लगाए थे कि उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। उन्हें बीच में ब्रेक लेकर पानी पीने का मौका मिला, लेकिन तुरंत उसे फिर से दौड़ना पड़ रहा था। अपूर्व ये सब आराम से स्टेज पर खड़ा देख रहा था। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें थी। वह अपने मन ही मन बोला, मेरे महबूब के दर्द का बदला मैं तुम लोगों के दर्द से लूंगा। ये बोलकर उसके होंठ ऊपर की तरफ उठ गए और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। अचानक सिमरन का ध्यान इस तरफ जाता है कि उन सबके साथ पूर्वी और निया नहीं है। नुकुल दूसरी का स्टूडेंट था तो उसका यहाँ होना पॉसिबल नहीं था। सिमरन के चेहरे पर फिर से इविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में सोचा, हमें 50 लगते हैं, उन दोनों को शो लगाने पड़ेंगे। ये सोचकर सिमरन अपूर्व के करीब जाकर दौड़ते हुए रुक जाती है। फिर बोली, प्रोफेसर हम सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से 2 स्टूडेंट गायब हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना चाहते, ऐसी चीजों से बचना चाहते हैं। ये सुन अपूर्व ठंडी नजरों से सिमरन को देखने लगा, जैसे उसे पता था कि सिमरन किसके बारे में बात कर रही है। अपूर्व ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें 70 राउंड लगाने हैं। ये सुन सिमरन के चेहरे की हवाएं उड़ गई और वो तुरंत बेहोश होकर गिर गई। अपूर्व कुछ देर सिमरन को घूरता रहा और वही बाकी स्टूडेंट अभी चक्कर लगा रहे थे और सिमरन को वहां बेहोश पड़ा देखकर एक प्रोफेसर को दया आ गई। वो आगे बढ़ सिमरन को अपनी गोद में उठता है।
और मेडिकल फैकल्टी की ओर ले गया। अपूर्व को सिमरन की कोई परवाह नहीं थी, वो बाकी स्टूडेंट को देख रहा था कि वो अपनी पनिशमेंट ठीक से पूरी कर रहे हैं या नहीं। वही रही बात सिमरन की तो वक्त आने पर उसे अच्छा खासा सबक सिखा देगा। ये सोचकर अपूर्व के होठों पर कातिल मुस्कान आ जाती है। पूर्वी और इंडिया रेस्ट रूम में बैठी हुई थी। पूर्वी की रोने की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए प्रोफेसर ने उसे रेस्ट करने को कहा था, लेकिन उसे प्रोफेसर को अपूर्व ने बोला था। अचानक उसे रूम का दरवाजा नॉक होता है। पूर्वी रोते दो सो गई थी। नेहा उसके पास बैठी सिर सहला रही थी। नेहा दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े इंसानों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। अपूर्व अपने जुनून में किस हद तक जाता है। अपूर्व ने पूर्वी के आंसुओं का बदला सब लोगों को टॉर्चर करके लिया। जब इस बारे में पूर्वी को पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी, और अब स्टूडेंट्स क्या पूर्वी की वजह से इस तरह परेशान होकर उसे दोबारा बोली करेंगे, या फिर अपूर्व के डर से अब पूरी से दूर रहेंगे और दुनिया के सामने कौन आ गया। दुनिया इतनी ज्यादा हैरान थी। वही सिमरन क्या नई चाल चलेगी, या फिर अपूर्व सिमरन से आज की पूर्वी के दर्द का बदला कैसे लगा। वैसे भी सबसे ज्यादा दर्द जो पूर्वी को सिमरन नहीं दिया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।